हेलो दोस्त, आज की कहानी जो है एक सीरियल किलर पे बेस्ड है जिसमें सस्पेंस और थ्रिलर दोनों मिलेगा। हालांकि इसमें एक किलर जो कि अपनी विक्टिम पे दबाव डालता है कि या तो तुम मर जाओ या अपने पति को मार दो। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें न्यूज को दिखाया जाता है जहाँ पे किलर के ही बारे में बातचीत चल रही होती है, जो कि किसी को मारने से पहले एक डेट लिख देता है ताकि उस डेट पे उसको मार सके और इसको न्यूज वाले द कैलेंडर किलर के नाम से जानते हैं। तो फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जॉस को। जॉस थलबैक नाम होता है पूरा, जो कि एक ऑनलाइन कंपनी में जो कि हेल्पलाइन कंपनी है उसमें काम कर रहा होता है जिसका नाम बॉकमी होम होता है। ये कंपनी जो रात को अकेले जाते हैं और काफी घबरा जाते हैं उनको अच्छा नहीं लगा तो ये बात करते हुए चले जाते हैं ताकि रास्ता भी कट जाए और किसी से डर ना लगे। तो ये उनकी इस प्रकार से मदद करते हैं। हालांकि उसके पास उस समय एक कॉल आता है जिसमें दूसरी तरफ एक लड़की होती है जो कि मैक्सिको प्लाजा पे खड़ी होती है और पूछ रही होती है कि यहाँ पे 3-4 लोग हैं जिनकी हरकतें देख करके मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं सेफ रह पाऊंगी या नहीं, इसी वजह से तुमसे बात कर रही हूँ, क्या तुम कुछ मदद कर पाओगे? तो वो बोलता है जरूर, क्यों नहीं, जब तक बस नहीं आती तुम वहीं स्टैंड पे खड़े रहो, बिल्कुल घबराना मत। और पूछता है कि वो कितने लोग हैं और क्या उम्र होगी। वैसे तो उसको उम्र का कोई अंदाजा होता नहीं है कि सभी ने हुड्डी पहनी होती है और हमें भी कुछ खास दिखाया नहीं जाता है, सिर्फ ये सारी बातें कॉल पे चल रही होती है। हालांकि वो सारा हैंडल कर लेता है और उस लड़की को सुरक्षित पहुंचा देता है और उसके बाद ये थोड़ी देर अपनी बेटी के पास जाकर के उसको देखता है ताकि वो सोई हुई थी कहीं जगी ना हो। और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत खा पी करके फिर न्यूज पे जाता है क्योंकि रात को बहुत जगह होता है, इसी वजह से आराम करने का मन करता है क्योंकि बार बार उतनी कॉल आती भी नहीं है। पर जब वो न्यूज खोलता है तो उसमें भी वो उसी न्यूज को दिखाया जाता है कैलेंडर किलर के बारे में। पर वो न्यूज देखता ही है कि उतनी देर में एक और कॉल आता है जहाँ पे दूसरी तरफ एक लड़की थोड़ा हाथ क्या मदद करूं? खाते हुए और डर के माहौल में चल रही होती है। हालांकि वो बात नहीं करती। जब यहाँ से जॉस बोलता है हेलो वेलकम टू बॉकमी होम हेल्पलाइन, पर वहाँ से फिर भी कोई जवाब नहीं आता। फिर वो पूछता है क्या तुम किसी खतरे में हो? अगर हो तो एक बार खास दो, पर इसका भी कोई जवाब नहीं आता। पर थोड़ी देर बाद फिर वो लड़की खुद ही जवाब देती है तुम कौन हो, तुमने फोन क्यों किया? हालांकि यहाँ से फोन करने का ऐसा रूल होता नहीं है। फिर वो समझाता है कि उसने कॉल नहीं किया है, वहीं आगे से कॉल आया है जहाँ वो अपना नाम क्लारा बताती है और क्लारा कहती है कि मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ, वो मुझे मारना चाहता है। तो यहाँ से ये जॉस पूछता है कौन तुम्हें मारना चाहता है? फिर क्लारा बोलती है वही कैलेंडर किलर। तो जॉस बोलता है तुम्हें कैसे पता कि वो तुम्हें मारना चाहता है? तो वो बताती है कि कैलेंडर किलर ने उसके घर पे लिख दिया है कि इस तारीख यानी कि 6 दिसंबर को वो उसे मार देगा। तब जॉस बोलता है क्या तुमने पुलिस में कंप्लेन नहीं की? तो जिस वजह से वो बोलती है मैंने की थी पर मेरे पति तक को विश्वास नहीं होता कि कैलेंडर किलर नाम का भी कोई व्यक्ति होता है। और पुलिस वाले भी आए थे जिनसे वो शर्मिंदा होकर माफी मांग करके उनको भेज दिया क्योंकि वो कह रहा था कि मैं इन सब बातों से शर्मिंदा हूँ। जहाँ क्लारा बात करते करते वो अपने जहाँ एक क्वार्टर होता है वहाँ पे पहुँच जाती है और फिर बोलती है चलो बात करते करते रास्ता तो कट ही गया। तो जॉस बोलता है तुम कहाँ जा रही थी? जहाँ वो कुछ क्लियर जवाब नहीं देती है। हालांकि वो जॉस पूछता रह जाता है पर वो जवाब नहीं देती। फिर वो अपने गराज में जाकर के गाड़ी में असल में कहते हैं कि वो सुसाइड करने की कोशिश कर रही होती है, जहाँ जॉस उसे समझाता भी है पर वो नहीं मानने वाली होती। बाद में उसे अपनी बेटी एमिली की याद आती है जिस वजह से वो मरना कैंसिल कर देती है। और दूसरी तरफ जॉस को भी ऐसा लगता है कि उसके घर में कोई तो है क्योंकि उसे कुछ गेट दरवाजे खुले होने की आशंका थी, जिस वजह से वो आसपास जाकर देखता भी है जहाँ उसे कुछ मिलता नहीं। फिर जाकर के वो फिर से क्लारा से बात करता है जहाँ क्लारा गाड़ी से निकलती है उल्टी करते हुए क्योंकि उसका मन बहुत ज्यादा खराब हो गया था। क्योंकि उसके फिर अपना फ्लैशबैक बताती है जहाँ पे वो एक पार्टी में अपने पति के साथ गई हुई थी जिसका नाम मार्टिन होता है। मार्टिन उसे एक बहुत ही बेहतरीन पार्टी में लेकर गया हुआ था जहाँ उन दोनों को खाना सर्व किया जाता है जिसमें सी फूड होता है। हालांकि इसे सी फूड पसंद नहीं होता क्योंकि उससे इसको बहुत ज्यादा एलर्जी हो जाती है और बहुत ही अजीब से एल्यूसिनेशन आने लगते हैं, जैसे लगता है कि जो भी कुछ हो रहा है वो असल में हो रहा हो और वो सभी एक एल्यूसिनेशन हो। जिस घबराहट वो वहाँ पे एक गिलास भी तोड़ देती है। पर फिर उसका पति उसे समझाता है और लेकर जाता है, बोलता है कि ये तुम्हें खाना ही होगा क्योंकि आज की सरप्राइज पार्टी में तुम्हें प्रोटीन की जरूरत होगी। जिस वजह से उसे मजबूरन वो उसमें से एक पीस खाना पड़ जाता है जिसकी वजह से उसे चक्कर आने लग जाता है, कुछ कमजोरी सी हो। पर फिर भी मार्टिन उसे पार्टी में लेके चला जाता है जहाँ पे सारे दिग्गज लोग जो भी बड़े बड़े अमीर आदमी होते हैं उस पार्टी में होते हैं जो होटल की दूसरी तरफ होती है। काफी सुनसान एरिया होता है जहाँ पे सिर्फ अमीर लोग ही जा सकते हैं। ये सीक्रेट पार्टी होती है। इस पार्टी में दरअसल कुछ लड़कियों के पे
क्रूशियल अत्याचार कर रहे होते हैं जिनका मजा अमीर लोग लेते हैं क्योंकि उनको दर्द देने में बहुत मजा आता है। और इसी चीज की शिकार भी होती है क्लारा, जहाँ क्लारा को भी एक ड्रिंक में कुछ मिला के दे दिया जाता है और उसके बाद सभी के चेहरों पे मास्क होता है मार्टिन। और फिर उसके बाद जब क्लारा को थोड़ा बहुत होश आता है तो वो अपने आप को एक बड़े से टेबल पे बंधे हो पाती है जहाँ पे बहुत से लोग उसे चैनसो से मार रहे होते हैं, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान दर्द में करा रही होती है। और मार्टिन भी कुछ नहीं कर रहा होता और सभी इस चीज का लुत्फ उठा रहे होते हैं, जहाँ मार्टिन कहता है कि इतना ही मारना कि ये बेहोश ना हो। और फिर थोड़ी देर बाद उसे उठा करके मार्टिन बोलता है इसे थोड़ा रेस्ट के लिए भेज दो, आज तक मैंने ऐसा पति तो नहीं देखा है जो अपने पति के साथ ऐसा क्रूशियल अत्याचार कर रहा हो। पर फिर भी वो उसकी घाव छुपाने के लिए अपना जैकेट उसके कंधों पे धर देता है और फिर उसकी एक असिस्टेंट उसे वॉशरूम में लेकर जाती है जहाँ पे वो हाथ मुंह धोती है और थोड़ा होश में आने के बाद फिर वहाँ से वो भाग जाती है। और उस फिर वापस से पुराना सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये जॉस से बात कर रही होती है, सारा कुछ ये सारी बातें जॉस को बता चुकी होती है। हालांकि बात करते करते ये अपने रूम पे पहुंच जाती है और फिर रूम में अंदर जा करके थोड़ा राहत की सांस मिलती है। फिर उसे थोड़ी बहुत कुछ आवाज आती है अपनी पुरानी वीडियो की। उसे लगता है कि घर में कोई तो है, फिर घूम घाम के देखती है पर उसे कोई नहीं मिलता। जहाँ पे एक रिकॉर्डिंग जो कि लैपटॉप में चल रही होती है वो दिखाई जाती है और जिसको देख करके वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और फिर उसके बाद सामने देखती है तो दीवार पे फिर से कैलेंडर किलर ने कुछ बातें लिख रखी होती है। हालांकि उसकी डेट लिख रखी होती है कि किस दिन को मारेगा और आज की ही तारीख होती है 6 दिसंबर, क्योंकि आज ही के दिन कैलेंडर किलर उसे मारने वाला होगा। फिर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, उसे लगता है कि बाहर कोई है, कोई तो है इस रूम में। फिर आसपास ढूंढने लगती है, घबरा जाती है। फिर उसे एल्यूसिनेशन होता है अपनी मौत का, क्योंकि वहां पे बहुत सारा खून फैला होता है और उसी खून में उसे खुद की बॉडी दिखाई देने लगती है और बेहोश होने लगती है। तभी एमिली भी खुद सामने आ जाती है जो कि उसकी लड़की होती है, जिसको देख करके थोड़ा बहुत राहत मिलती है और फिर वो फिर से होश में आ जाती है। दरअसल ये बीमारी होती है उसको बार बार एल्यूसिनेट करने की और ये सारी बीमारी उसे डर के कारण ही होती है। जहाँ बाहर हमें दिखाया जाता है किलर को, किलर जो कि एक वैन से आया होता है और वो इस रूम में घर में घुसता है और जिसे क्लारा भी देख लेती है और फिर उससे जैसे तैसे बचने की कोशिश करती है। हालांकि पीछे की रास्ते से वो भाग जाती है और किलर भी देखता है यहाँ पे तो कोई है नहीं और फिर वो किसी को फोन करके बता देता है कि यहाँ पे कोई नहीं है। जहाँ क्लारा भागते भागते एक रास्ते पे पैर फिसलने की वजह से वहीं पे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है, जिस वजह से दूसरी गाड़ी आकर के उसकी मदद करती है, जिसमें एक सेंटा क्लॉज पहने एक व्यक्ति उसकी मदद करने के लिए आता है। हालांकि शुरुआत में वो डरती है, उसे लगता है कि वही सेंटा क्लॉज वाला व्यक्ति किलर है। बाद में वो समझाता है कि वो किलर नहीं है, वो सिर्फ मदद करने के लिए आया हुआ है, तुम्हें रास्ते में पड़ा हुआ देखा तो इसीलिए उठा करके मदद करना चाहता है। तो वैन में बिठा करके उसे शहर की तरफ ले जा रहा होता है, जहाँ क्लारा कहती है कि मुझे शहर के किसी भी कोने पे छोड़ देना, मैं वहां से चली जाऊंगी। पर वो बोलता है तुम्हें पहले हॉस्पिटल जाना चाहिए, मैं तुम्हें पहले हॉस्पिटल ले जाऊंगी। जहाँ क्लारा जोर से कहती है गुस्से में आकर के कि तुम मेरी चिंता छोड़ दो, मैं अपने आप को संभाल लूंगी, तुम सिर्फ मुझे कहीं पे भी छोड़ देना किसी चौक पे। और यही सब बात चल रही होती है कि वो थोड़ी टेंशन में भी होती है, जिस वजह से वो उस सेंटा क्लॉज वाले व्यक्ति से एक सिगरेट मांगती है। हालांकि सिगरेट उधर उसके पास होती नहीं है तो पीछे से ढूंढने को कहती है, पर सिगरेट तो मिल जाती है। फिर लाइटर के लिए वो मांगती है और लाइटर जब वो ढूंढने जाते हैं तो उसके पास शॉक टीजर मिलता है, जिस वजह से वो घबरा जाती है। उसे लगता है कि सच्ची में यही एक किलर है, तो जिस वजह से वो जल्दी जल्दी हड़बड़ा के गाड़ी रोकने को कहती है। हालांकि वो समझाता है कि ये सेफ्टी के लिए है, वो हमेशा रहता है, वो कोई किलर विलर नहीं है। और फिर आखिर में वो गाड़ी रोक देता है उसे समझाने के लिए। तभी मार्टिन आकर के उस ड्राइवर को बहुत ज्यादा पीटने लगता है और उसे लगता है कि क्लारा का अफेयर चल रहा है इस गाड़ी वाले से। हालांकि क्लारा क्लियर कर देती है कि कोई अफेयर नहीं चल रहा है, इसने सिर्फ मदद की थी। जहाँ ये दोनों क्लारा फिर से उस आदमी को घायल अवस्था में ही उसकी वैन में छोड़ करके फिर मार्टिन के साथ चली जाती है, जहां उनकी बातचीत से पता लगता है कि इन दोनों में बहुत ही अनबन है। हालांकि क्लारा उसे छोड़ना भी चाहती है पर एमिली की वजह से नहीं छोड़ पाती, क्योंकि एमिली का भविष्य फिर ज्यादा खराब हो जाएगा, जिस वजह से वो बार बार रुक जाती है इतनी अत्याचार के बावजूद। और मार्टिन भी कहता है आखिर तुम अभी तक क्यों रुकी हुई हो, इतना अत्याचार करने के बाद तो कोई भी भाग जाएगी पर तुम रुकी हुई हो, यानी कि तुम अपने आप को आदी बना रही हो मेरी मार का। और बोलता है कि अगर तुम्हें ही खुद की चिंता नहीं है तो फिर मैं क्यों चिंता करूं। फिर ये सारी बातें असल में जितना भी कुछ कह रहा होता है एक उसके बारे में उल्टा सीधा जो कुछ भी वो क्लारा रिकॉर्ड कर रही होती है। हालांकि ये सब बातें उसे बताती नहीं है पर वो चुपके चुपके ये सब बातें रिकॉर्ड कर रही होती है। और फिर जहाँ दूसरी तरफ हमें जॉस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ उसके घर पे उसे फिर से कोई हलचल महसूस होती है। उसे लगता है इस बार की कोई ना कोई है, क्योंकि उसके किचन से एक चाकू भी गायब होता है, जिस वजह से वो वहाँ पे ढूंढने लगता है आखिर है कौन। तो
बहुत ढूंढने के बाद भी वहाँ पे कोई नहीं मिलता। फिर अचानक ही एक टीनेजर लड़का उसके ऊपर हमला कर देता है और उसके पैरों पे बहुत गहरा घाव दे देता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। पर वहाँ से भाग के जाएगा कहाँ? फिर वो जॉस उसे ढूंढने के लिए निकलता है, जो कि गैलरी पे खड़ा होता है और चुपके से। फिर जॉस बड़े प्यार से बुलाता है उसे, पर वो शायद आता है कि नहीं आता है वो तो हमें पता नहीं चलता। ये सीन का हमें बाद में पता लगेगा, जहाँ मार्टिन और क्लारा वो अपने अपार्टमेंट के पास पहुंच गए थे और क्लारा बोलती भी है मार्टिन से कि तुम एमिली के सामने मुझे मत मारना, जहाँ मार्टिन बोलता है कि वो तो देखा जाएगा। तब क्लारा समझ जाती है ये छोड़ने वाला नहीं है। तो हमें रिवील होता है कि ये जो सेंटा क्लॉज वाला पर्सन था उसके यहाँ से 100 सीजर लेकर आ गई थी और इसी से इसको बेहोश किया और उसके बाद उसे गाड़ी में पैक कर दिया और अपने अपार्टमेंट की तरफ भागने लगी, क्योंकि वो एमिली को लेकर यहाँ से गायब होना चाहती थी। इसलिए वो तेजी से भागने लगी अपने अपार्टमेंट की ओर और ऊपर चली जाती है, जहाँ उसे थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि वहाँ पे उसने एक बेबी सीटर को रख रखा था। और अब समझ में आता है कि जो लड़का टीनेजर था जिसे हम चोर समझ रहे थे वो असल में बेबी सीटर था, जो कि वहाँ पे देखभाल करने के लिए रखा गया था। और असल में जो किलर है, मेन किलर और कोई नहीं जॉस है, जो कि उसके घर में बैठा होता है और उसी का इंतजार कर रहा होता है। और इतनी देर से जो कुछ भी बात हो रही होती है वो उसी के घर में बैठ करके जॉस उसी से बात कर रहा होता है, जहाँ उसके बेबी सीटर को भी उसने मार दिया होता है, जहाँ हमें पता लगता है। और फिर क्लारा बोलती है एमिली ठीक तो है ना? तो जॉस बोलता है ज्यादा कुछ नहीं, उसे मैंने बस नींद की दवाई दी है, बस अभी सो रही है, चलो हम बाहर जाके बात करते हैं। तो वहाँ पे ले जा करके क्लारा को वो मारने की कोशिश करता है, जहाँ वो थोड़ी सी समझ जाती है और चाकू की तरफ भागने लगती है, जहाँ किलर फिर उसे अपने कंट्रोल में ले लेता है और समझाता है अगर तुमने चाकू नहीं छोड़ा तो फिर मैं तुम्हें अभी ही मार दूंगा, जहाँ उसे मजबूरन वो चाकू छोड़ना पड़ता है। फिर दूसरी तरफ कार में मार्टिन को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही मुशक्कत करने के बाद आखिरकार कांच का शीशा तोड़ ही देता है और वहाँ से निकल करके वो फिर से अपार्टमेंट की ओर दौड़ा चला आता है, जहाँ इस तरफ यहाँ ये जॉस तब तक क्लारा को बांध चुका होता है और उसको मारने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि वो क्लारा समझने वाली नहीं होती, वो काफी अत्याचार सहने वाली लड़की होती है, किसी के भी ऊपर आवाज नहीं उठाती है। इसी वजह से जॉस की हिट लिस्ट में उसका नाम आ जाता है। असल में जॉस ने उसके घर में कैमरा भी लगा रखा रहता है, जो कि उसे बता देता है कि मैंने तुम्हारे घर में कैमरा लगा रखा है और जिस वजह से मुझे पता लग गया होता है कि तुम्हारे ऊपर हुए अत्याचार का तुम विरोध नहीं करती हो। और तभी अचानक पीछे से मार्टिन आता है पीछे से एक हॉकी स्टिक लेकर के उसके ऊपर हमला करता है, जहाँ सामने में रखे मिरर से जॉस उसे देख लेता है और बड़ी आसानी से बच करके उसको बहुत अच्छे से घायल कर देता है और नीचे लिटा देता है, जहाँ उसे मारने वाला होता है चाकू से, पर फिर छोड़ देता है। जॉस सोचता है कि इसको मैं क्लारा के हाथों से ही मरवाऊंगा, जहाँ जॉस फिर ऑप्शन देता है या तो तुम इसे मार दो या मैं तुम्हें मार दूंगा। ऐसे ऑप्शन के बाद क्लारा बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में हो जाती है, जहाँ वो कुछ सोच नहीं पाती और बहुत तब सिर्फ 7 तारीख यानी कि अगला दिन होने में सिर्फ 3 मिनट बाकी होते हैं। तब क्लारा के हाथ में जॉस चाकू देकर कहता है जा करके उसे जल्दी मारो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा, सिर्फ अब 2 मिनट बचे हुए हैं। ऐसा कह करके उसको सिर्फ पीछे से एक हुल देता रहता है, जहाँ क्लारा उसके गर्दन पर चाकू रखने ही वाली होती है। तभी उसका मन बदल जाता है, क्योंकि वो सोचती है आखिर मैं इसे मारूंगी कैसे, फिर मेरी बेटी एमिली कैसे जिंदा रह पाएगी अपने पिता के बिना। तो फिर गुस्से में आकर के वो घूम करके वो चाकू जॉस के पैरों में गाड़ देती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, जहाँ जॉस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर उसे पकड़ के खींच के लेकर आता है और उसे मारने की कोशिश करता है। उतनी ही देर में उसके ऊपर गोली चलती है जॉस के ऊपर और सर में गोली लगने के कारण वो वहीं मर जाता है। और तब हमें पता लगता है गोली मारने वाला और कोई नहीं उसी का पिता होता है, जो कि कई जगहों पर गया था इसको ढूंढने के लिए, क्योंकि जो न्यूज आई थी उसमें जो हैंड राइटिंग दिखाई गई थी वो इसी की थी, उसके पिता ने पहचान ली थी, जिस वजह से वो इसे ढूंढ रहा था कि आखिर अगला शिकार किसको करने वाला है। और जैसे तैसे पता करके वो एकदम मौके पे पहुंच जाता है और उन लोगों को बचा लेता है। मजबूरन उसे अपने बेटे को मारना पड़ता है। जहाँ फिर दूसरी तरफ एक कॉन्फ्रेंस दिखाई जाती है, जहाँ पे वीर चक्र दिया जा रहा होता है कुछ पुलिस वालों को, और जिसका होस्ट कर रहे होते हैं मिस्टर मार्टिन। और तभी एक ऑडियो क्लिप वायरल होने लगती है और जिससे हमें पता लगता है कि जो ऑडियो क्लारा ने बनाई थी वो ऑडियो सभी तक भेज दी गई है, जिसकी वजह से उसके पद भी छीन लिया जाता है और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है कुछ ऐसे गुनाह के लिए जैसे डोमेस्टिक वायलेंस और क्रूशियल अत्याचार के लिए। और ये सारा केस करा होता है क्लारा ने। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है इन दोनों को माँ बेटी का, जो कि बड़ी खुशी से अपने अपार्टमेंट में रह रहे होते हैं और वो आराम से